परवेज़ भाई, मैं आपसे क्या कहूँ। मुझे यहाँ आज इस कमरे में बैठ के इतनी खुशी हो रही है कि वो मैं बयान नहीं कर सकता। वाकई मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं ये घर में आऊँगा, ये कमरे में बैठूँगा और ये सब चीज़ वस्तुओं को मैं देख पाऊँगा, क्योंकि रफ़ी साहब से ही मेरा दिन शुरू होता है, रफ़ी साहब से ही दिन ख़त्म होता है, उनके गानों से। तो उनके बारे में क्या कहें, और कुछ कह भी नहीं सकते। इतने सुरीले थे, इतने रेंज के गाने उन्होंने गाए हैं। तो ये तो बचपन से हम सुनते आ रहे थे, और ख़ास तौर पे अभी लास्ट 4-5 साल में जब रेडियो सिलोन सुनने लगे तो और भी बहुत सारे गाने जो कभी हमने शायद सुने ना हो, या तो फिर सुने हो लेकिन भूल गए हो, वो सब फिर से आ गए। तो बहुत अच्छा लगा। तो इस संदर्भ में मैंने ये 2 साल में जो काम किया, वो काम मेरे मैं चित्रकार हूँ और पेंटिंग्स करते रहता हूँ, और मेरी नुमाइश एग्ज़िबिशन्स देश विदेश में, हमारे देश में सब जगह पे होते रहती है। तो अभी बम्बई में मेरी प्रदर्शनी चल रही है, और ये नुमाइश जो है उसमें करीबन 125 पोर्ट्रेट्स हैं, जो कि जिसे हम गोल्डन एरा कहते हैं हिंदी फिल्म जगत के। और जब हम गोल्डन एरा कहते हैं तो मेरे ख्याल से एसेंशियली वो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फिल्म म्यूज़िक, तो वो जिन लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूशन किया है, जैसे नौशाद साहब है, सज्जाद साहब है, और गुलाम मोहम्मद थे, और तलत साहब, और रफ़ी साहब, एंड लता जी, एंड गीता दत्त। तो ये इन लोगों का जो शाहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी, मजरूर सुल्तानपुरी, ये कितने नाम लें। और इनका जो इन्होंने जो कुछ प्रोड्यूस किया, उसका जो आनंद है, उसकी वजह से जो सुकून मिला है हमें, वो बयान नहीं कर सकता हूँ मैं। उतना वो एक विशिष्ट और विशेष बात है मेरे लिए। तो फिर मैंने ये सब जब पोर्ट्रेट शुरू किए, तो जाहिर है रफ़ी भाई के भी पोर्ट्रेट्स उसमें, रफ़ी साहब के पोर्ट्रेट्स भी उसमें होने ही चाहिए, और है भी। इनफैक्ट उनके पोर्ट्रेट की साइज़ सबसे ज़्यादा है, बड़ी, और उनके 3 पोर्ट्रेट्स हैं, और बाकी लोगों के भी सब पोर्ट्रेट्स हैं। तो के.एल. सहगल, तिमिर बरन, पंकज मलिक से लेकर किशोर कुमार तक के लोगों के मैंने पोर्ट्रेट्स किए ये प्रदर्शनी में। और वो करते समय मुझे बड़ा आनंद तो आया ही, लेकिन रफ़ी साहब हमेशा मेरे साथ रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और ख़ास करके जब 2001 में लंदन के टेट मॉडर्न म्यूज़ियम में जो उनका पहला शो था, म्यूज़ियम का, जब नया म्यूज़ियम खुला था, तो जो उसके लिए हमें जो इनविटेशन आया था, तो भारत के कुछ कलाकार थे, उसमें मैं भी था। तो उसमें मैंने पहली बार जिसे लोग जानते हैं मेरे काम के लिए, वो रोलर शटर पे मैंने पेंटिंग्स किए थे। तो उसमें एक शटर के अंदर जब शटर खुलता है, उसमें मेरे भाई, मेरी बहन और मेरा, हम जब छोटे थे तो हमारे पोर्ट्रेट्स शटर के ऊपर हैं, और शटर जब खुलता है धीरे धीरे, तो अंदर आपको पूरी रंगीन दुनिया, बम्बई शहर की दौड़ भाग और पॉलिटिक्स और रिलीजन, बहुत सारी बातें उसमें आपको दिखाई देती है। तो मेरा पोर्ट्रेट जो है वो जब खुलता है, शटर ऊपर जाता है, तो उसमें आप गांधी जी देखते हैं, आप उसमें ऋतिक रोशन भी हैं, और उसमें रफ़ी साहब है, उनका बड़ा पोर्ट्रेट है, वो गाने वो ये किताब जो है मेरी, ये प्रेस्टल जो कि जर्मन पब्लिशर है, जो कला के ऊपर ये किताबें छापते हैं, उन्होंने मेरी दिल्ली की गैलरी के साथ ये किताब छापी थी। 2013 में ये पब्लिश हुई थी। तो इसमें मेरे काफ़ी सारा 10 साल पहले जो मैंने किया था उसका रिप्रोडक्शंस और उसके चित्र सब यहाँ पे हैं। तो आपको मैं दिखाऊं कि जो तो ये जो
पोर्ट्रेट था, उसका शीर्षक था, टाइटल था मिसिंग। और ये मैं जब शटर धीरे धीरे खुलता है तो आप देख पाते हैं कि कैसे उसके अंदर कलरफुल ऊपर का चित्र है जो है कि सेपिया टोन में है और अंदर कलरफुल है, जिसमें रफ़ी साहब गा रहे हैं। और मुझे सबके हाथ की मुद्रा में काफ़ी इंटरेस्ट था। तो ये दारा सिंह है, ऋतिक रोशन है, गांधी जी है और रफ़ी साहब है। तो ये एक बार यहाँ पे रफ़ी साहब को याद करते करते मुझे बड़ा मज़ा आया था। और उसके अलावा एक जो मेरा शो हुआ था मुंबई में ही, उसमें भी वो थोड़ा ऑटोबायोग्राफी का काम था मेरा। और मैं आपको दिखाऊं कि सॉरी, यहाँ तो वो काम में गांधी जी को लेके मैंने काफ़ी काम किया है। तो गांधी जी के बारे में बहुत बड़े गुजराती लेखक कवि लाभ शंकर ठाकर ने जो कुछ लिखा था, वो बातों को लेके मैंने कुछ ऐसे बड़े ब्लैक बोर्ड पेंटिंग्स किए थे, जिसमें मूल लिखान तो गुजराती में था लेकिन हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया ताकि लोगों को, काफ़ी लोग पढ़ सके उसे। तो और उसी में एक बड़ा मेरा काम था कि जो कि करीबन 45 फुट लंबा 9 कैबिनेट थे उसमें। और उसमें थोड़ा ऑटोबायोग्राफिकल है कि मैं और मेरा बचपन और मेरे जो हीरोज़ हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे एक जगह जो पहला कैबिनेट है उसमें रफ़ी साहब और मोहम्मद अली का जो बहुत जाना माना चित्र है, वो फोटोग्राफ हैं, वो मैंने उसके ऊपर रखा था और यहाँ से वो काम शुरू होता था। तो कहने का ख़ास तात्पर्य एक बात तो ये थी कि मैं बहुत डाइवर्स काम मैं एक भारतीय कलाकार ऐसा हूँ कि जो हमेशा अपनी शैली, अपनी स्टाइल बदलते रहता है और अलग अलग किस्म से काम करते रहता है। तो आज ये किया तो कल ये किया, मैं कभी कोई एक बात से मुझे संतोष नहीं होता है। तो मैं काफ़ी हद तक उसका ऋणी हूँ रफ़ी साहब का, क्योंकि मैंने देखा रफ़ी साहब एक ऐसे सिंगर थे कि जो कि बहुत डाइवर्स किस्म के गाने गा लेते थे और इतनी सहजता से गा लेते थे। वो सहजता तो मेरे में है ही नहीं। और जो इंसानियत से वो भरे हुए थे, जो ह्यूमैनिटी उनके बारे में जो लोग कहते हैं, मैं कभी उनको मिला नहीं, ये मेरा बड़ा अफसोस है। तो वो भी एक, उससे भी मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ कि क्या कोई एक कलाकार, और वो भी फिल्म जगत में रह के, सिनेमा के वर्ल्ड में जहाँ पे इतना ग्लैमर होता है, इतना इट्स फुल ऑफ ग्लैमर, ऐसी जगह में रह के कोई इतनी सादगी से कोई इंसान रहे और अपना काम करे, ये तो बड़ा बहुत बहुत ऐसा तो रेयर होगा मेरे ख्याल से। खयाम साहब ने भी ये कहा है एक इंटरव्यू में कि ऐसा तो शायद दुनिया में कोई ना हो, इस किस्म की सिंप्लिसिटी वाला। तो हमें तो फिर बात ये थी कि तो मुझे ये लगा एक तो कि मुझे रफ़ी साहब से ये सीखना है
सीखना है और मुझे ये भी करना है कि भाई मुझे जितना रेंज में मैं पेंटिंग कर सकूं मुझे करना चाहिए। मुझे कभी कभी कोई पूछते हैं कि आपको कोई क्या कहते हैं कि रिग्रेट है, यानी कि अफसोस है कोई चीज़ का? अफसोस किसी चीज़ का नहीं है, जो ऊपर वाले ने दिया है उससे जो कुछ कर पाया हूँ उससे आनंद ही है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैं अगर अपने देश के ये 4 लोगों को मैं मिल पाता, ऐसे मैं हमेशा कहता हूँ। तो आप पूछेंगे कौन है ये 4 लोग, तो मैं कहता हूँ हमेशा कि रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सत्यजीत राय और रफ़ी साहब। अभी गांधी जी और टैगोर तो मेरे पैदा होने के पहले ही गुजर गए थे, लेकिन रफ़ी साहब को मैं नहीं मिल पाया। ये इसका मुझे बहुत बड़ा अफसोस है, क्योंकि वो बम्बई में ही थे और मुझे याद है मैं 4th ईयर में था, जीजस स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ रहा था 1980 में, तब उनकी देहांत हो गई। तो वो बहुत बड़ा जॉल्ट और शॉक सभी को लगा था। और आज भी वो मैं आई कांट कम टू टर्म्स विथ पासिंग ऑफ मोहम्मद रफ़ी कि इतनी छोटी उम्र में, तो उन्होंने हमें क्या और कुछ सुनने को मिलता, कितने और कुछ प्रोग्राम या तो और उनके कुछ इंटरव्यू, उनकी आवाज़ ज़्यादा सुनने मिलती। तो ये एक बातें थी। और दूसरी एक बहुत ही पर्सनल बात है जो मैंने कभी किसी से कही नहीं है, लेकिन आज मुझे ये कमरे में कहने से कोई झिझक, हिचकिचाहट नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि मैं ये रफ़ी साहब के कमरे में बैठा हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये कहना का मन कर रहा है कि मैं 1959 में पैदा हुआ और तब मुग़ल आज़म रिलीज़ हुई थी। और मुग़ल आज़म रिलीज़ होने के बाद 1960 के शुरू में काफ़ी सारे उनके मुग़ल आज़म के गाने रेडियो पे बहुत बज रहे थे। उसमें एक गाना ये भी था, जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, जो कि रफ़ी साहब ने गाया था। और ये जब गाना मैं और रेडियो पे मैं सुनते रहता था, और मैं आई वॉज क्रोलिंग, आई वॉज अ चाइल्ड, मैं अभी चलना भी उठ के खड़ा हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा आवाज़ दे रहा था। और जैसे कि छोटा बच्चा बोलता है कि बाबा, मामा, पापा, इस तरह के लफ्ज़ निकालता है, तो मैं ये इस तरह के लफ्ज़ के साथ साथ मैंने जो पहला लफ्ज़ सीखा या तो गाया या तो बोला वो था जिंदाबाद। तो मेरे मामू जी थे, वो मैं मैटरनल अंकल, तो वो और मैं थोड़ा ज़रा चबी चाइल्ड था, तो मेरा ये डबल चिन को पकड़ के वो कहते थे कि ये मेरा रफ़ी है, ये मेरा रफ़ी है, और मैं जिंदाबाद जिंदाबाद करता था। तो इस तरह से शुरुआत हुई थी। और आज आई एम 65 एंड टुडे एट दिस पॉइंट आई एम सिटिंग हियर नियर माई बुक इज़ ऑन रफ़ी साहब टेबल एंड वो यहाँ बैठते थे, ऐसा सुना मैंने। और आई जस्ट मैं गदगद हो जाता हूँ, मुझे बड़ा सुकून और आनंद मिलता है इस बात से। याद भुलाई नहीं जाती।